हेलो एंड वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ह्यूमन फिजियोलॉजी का टॉपिक है, ये 11th की बुक से लिया गया। आज हम इसमें पढ़ेंगे कि ह्यूमंस में ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्रीदिंग क्या होती है, और एक और टर्म है हमारे पास रेस्पिरेशन, या हम उसको बोल सकते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सबसे पहले हम देखेंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ब्रीदिंग किस चीज़ को बोलते हैं और रेस्पिरेशन किस चीज़ को बोलते हैं। ये हमारा ब्रीदिंग, ये रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग जो है इसको हम बोलते हैं प्रोसेस ऑफ, एक प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन जो है इनहेल किया जाता है, प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड। और जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है इसको हम बोलते हैं, ये एक प्रोसेस है जिसमें सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन करके एनर्जी डिराइव करती हैं। एक और डिफरेंस जो इन दोनों के बीच में है, जो ब्रीदिंग है ये टेक प्लेस करती है एट द लेवल ऑफ लंग्स, टेक्स प्लेस एट द लेवल ऑफ लंग्स। लेकिन जो रेस्पिरेशन है ये अभी हमने पढ़ा कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन, मतलब ये ऑकर होती है एट सेल्यूलर लेवल। सो अभी तक दो डिफरेंसेस आ गए हमें यहाँ पे ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बीच में। एक और डिफरेंस है, ब्रीदिंग जो है ये एक वॉलंटरी प्रोसेस है, वॉलंटरी प्रोसेस है, और रेस्पिरेशन जो है इनवॉलंटरी प्रोसेस है, क्योंकि सेल्यूलर लेवल पर होता है और सेल्यूलर लेवल पर कोई कंट्रोल नहीं होता, इसलिए इसको हम बोलते हैं इनवॉलंटरी प्रोसेस। ब्रीदिंग जो है इसमें हम एनर्जी यूज़ करते हैं, एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है, जब ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है तो वहाँ पर एनर्जी निकलती है और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी रिलीज होती है। ये कुछ डिफरेंस है हमारे पास ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के दरमियान। नाउ हम आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन कौन से यूज़ होते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, अगर हम बात करेंगे ह्यूमंस में, तो ह्यूमंस या टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स में लंग्स होती हैं, ठीक है। लेकिन जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं वो वर्टिब्रेट्स जिनमें वर्टिबल कॉलम डेवलप नहीं हुआ होता है, एग्जांपल हम लेंगे सबसे छोटे किंगडम से जो है, जो सबसे छोटे फाइलम से जो है स्पंजेस। एक और है हमारे पास सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेट, स्पंजेस, और हमारे पास हैं फ्लैट वर्म्स। तो ये कुछ एनिमल्स हैं जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, जिनमें वर्टिबल कॉलम डेवलप नहीं होता है। तो ये कैसे रेस्पिरेशन करनी है, रेस्पिरेशन तो हर एक एनिमल को करनी है, तो इनमें होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन कैसे होता है? थ्रू डायरेक्ट बॉडी सरफेस। अब हम बोलेंगे ह्यूमंस में डिफ्यूजन क्यों नहीं होता है, क्योंकि ह्यूमंस जो है एक कम्प्लेक्स सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, और ये जो स्पंज, सिलेंट्रेट्स और फ्लैट वर्म्स हैं, ये इनका स्ट्रक्चर कम्प्लेक्स नहीं होता है। इनकी बॉडी डायरेक्ट कांटेक्ट होती है सराउंडिंग एटमॉस्फेयर के साथ, और ये रेस्पिरेशन करते हैं विद द एटमॉस्फेयर डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस। इंसेक्ट्स जो होते हैं, इंसेक्ट्स, उनमें यूज़ होता है ट्राइकियल ट्यूब, ट्राइकियल ट्यूब, या आप पढ़ेंगे कॉकरोच में वो भी यही यूज़ करते हैं, ट्राइकियल ट्यूब्स। एक और है फ्रॉग। फ्रॉग की एक खासियत है, इसके ऊपर नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, फ्रॉग से रिलेटेड कौन सा एनिमल इनमें से एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन यूज़ करता है अपार्ट फ्रॉम लंग्स। तो फ्रॉग्स में दो चीज़ें होती हैं, एक लंग्स, क्योंकि फ्रॉग वर्टिब्रेट है, टेरेस्ट्रियल में भी रहता है और कभी कभार वाटर में भी रहता है। इसमें टेरेस्ट्रियल जब ये रहता है तो लंग्स यूज़ करता है, और जब ये पानी में रहता है तो ये स्किन यूज़ करता है। और जब ये स्किन यूज़ करता है तो इस टर्म को हम नाम देते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ये पूछा गया है ये क्वेश्चन, फ्रॉग्स दो चीज़ें यूज़ करती है, लंग्स और स्किन, और इस टर्म को बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। और इन वर्टिब्रेट्स में एक और आती है हमारे पास फिशेस।
फिशेस जो हैं ये क्या यूज़ करती हैं? फिशेस गिल्स यूज़ करती हैं, आप सबको पता ही होगा। अब गिल्स हैं क्या? गिल्स हैं वास्कुलर स्ट्रक्चर। वास्कुलर स्ट्रक्चर है। क्यों ये वास्कुलर स्ट्रक्चर है? देखिए, वास्कुलर किस चीज़ को हम बोलते हैं? जब एक जगह पर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, वो छोटी छोटी, लेकिन वो छोटी छोटी होती हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जब ब्लड वेसल्स जमा हो जाती है तो वहाँ पे डेंसिटी बढ़ जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं वास्कुलर स्ट्रक्चर। लेकिन वहाँ पे छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं, वहाँ पे इसको हम टर्म नाम देते हैं कैपिलरी सिस्टम। कैपिलरीज होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब जो फिशेस गिले से रेस्पिरेशन करती हैं, इसको हम नाम देते हैं ब्रेकियल रेस्पिरेशन। ब्रेकियल रेस्पिरेशन। तो हमने पढ़ा फ्रॉग में ये ड्यूअल रेस्पिरेशन होती है, फिशेस में गिल्स होती है ब्रेकियल रेस्पिरेशन, और स्पंजेस और सिलेंट्रेट्स में होती हैं डायरेक्ट बॉडी सरफेस से। ह्यूमंस में आपको ऑलरेडी बोल दिया है लंग्स में होती है। हमारा जो मेन टॉपिक है वो पढ़ना है ह्यूमन रेस्पिरेशन। ह्यूमंस में रेस्पिरेशन होती कैसे है? ह्यूमन रेस्पिरेशन, सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्गन इन्वॉल्वड। ऑर्गन इन्वॉल्वड, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे वो होता कहाँ पे। ऑर्गन इन्वॉल्वड आप सबको पता होता है लंग्स होते हैं। अब हम देखेंगे लंग्स के बारे में। ये लंग्स का स्ट्रक्चर है, आपको एनसीईआरटी पर डायग्राम दी गई है, आप वो डायग्राम देख ले, क्योंकि क्वेश्चन जो है डायरेक्ट डायग्राम आती है नीट में और आपको मार्क करना होता है उस पे पॉइंट्स की ये कौन से हैं, उनसे करेक्ट आंसर आपको चूज़ करना होता है। अगर हम ये एक ह्यूमन लेंगे एग्जाम्पल, तो अगर मैं इसको एक वर्टिकल सेक्शन करता हूँ, मतलब मैं इसको बीच में से काट देता हूँ, ठीक है, तो फिर मैं इसको इस साइड से देख लेता हूँ, तो मुझे क्या दिखेगा? मुझे दिखेगा कि सामने जो है इंसान को होता है यहाँ पे रिब्स होती हैं ऐसे, ये होती है रिब्स, और इनको बीच में होता है स्टर्नम। एक बोन होती है जो इन रिब्स को आपस में जोड़ देती है, इसको बोलते हैं हम स्टर्नम। और इंसान के पीछे जो होता है वर्टिबल कॉलम है, जिसको हम बैक बोन भी बोलते हैं। तो जब मैं इसको इस साइड से देखूंगा बीच में काटने के बाद, तो मुझे दिखेगा सामने क्या है? स्टर्नम, पीछे आया बैक बोन या वर्टिबल कॉलम, तो इनके बीच में आएगा लंग्स। ये आएगा इनके बीच में लंग्स, ठीक है। तो लोकेशन कहाँ पे होती है? लोकेशन होती है चाहे थोरेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी। थोरेसिक कैविटी में होती हैं, और कहाँ होती हैं? बिटवीन होती हैं स्टर्नम, स्टर्नम एंड वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल कॉलम, तो ये आ गई इसकी लोकेशन। अब हम पढ़ेंगे लंग्स के बारे में। ये लंग्स की एक डायग्राम है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं, ये ऊपर वाला पार्ट इसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस, अभी ये जो है इसको हम बोलते हैं लैरिंग्स, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है यहाँ से लेकर डायरेक्ट यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं ट्रैकिया, और इसके ऊपर होता है फेरिंग्स। ये जो लैरिंग्स है इसके ऊपर होता है फेरिंग्स, जो मैंने यहाँ पे नहीं बनाया है। फेरिंग्स जो है कॉमन पासेज है फूड और एयर के लिए। ट्रैकिया के बाद होते हैं हमारे पास दो लंग्स। अभी हम पढ़ेंगे इसकी डिस्क्रिप्शन पूरी अच्छे से, ठीक है। पाथवे ट्रैकिया है, ठीक है। ट्रैकिया के नीचे आती है लंग्स, ट्रैकिया के ऊपर होता है एपिग्लॉटिस। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले पाथवे इसका पूरा, ठीक है। ट्रैकिया के बाद जब ये आगे पहुंचता है यहाँ पे, ये फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। जो हमारा बैकबोन है उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले सर्वाइकल, उसके बाद थोरेसिक होता है। जब थोरेसिक वर्टिब्रा होते हैं हमारे पास 12 होते हैं। जब हम ऊपर से गिनती करके पांचवें थोरेसिक वर्टिब्रा के पास पहुंचते हैं, तो ये ट्राइकिया डिवाइड हो जाता है दो पार्ट्स में। क्या हो जाता है? ट्राइकिया डिवाइड दो पार्ट्स में। ये एक राइट और लेफ्ट पल्मोनरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट पल्मोनरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। या इसको हम बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। जब ये प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो गया, उसके बाद ये फर्दर डिवाइड हो गया। ये देखो, ये प्राइमरी ब्रोंकाई, अब इससे दो और निकलती हैं, तो इनको बोलते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई। जब ये आगे जाता है तो ये फर्दर डिवाइड करता है सेकेंडरी ब्रोंकाई, ये बन जाता है टर्शियरी ब्रोंकाई।
ये प्राइमरी है, ये बन गया दो में, ये होगा टर्शियरी, आगे जाके फिर से डिवाइड करता है ऐसे, ये सेकेंडरी ब्रोंका, ये बन जाता है टर्शियरी ब्रोंका। टर्शियरी ब्रोंका जब फिर से डिवाइड करता है तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। ये टर्शियरी ब्रोंका जब, सॉरी दो पार्ट्स में नहीं, जब टर्शियरी ब्रोंका आगे जाता है तो ये डिवाइड करता है और यहाँ से निकलता है इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, ये इनिशियल ब्रोंक्यूल्स फिर से डिवाइड करते हैं, जो मैंने ग्रीन में बनाया है इसको बोलते हैं हम टर्मिनल ब्रोंक्यूल। ठीक है, आपको ये जो रेड में है, रेड में आता है हमारे पास प्राइमरी ब्रोंका है, सेकेंडरी ब्रोंका है, टर्शियरी ब्रोंका है। फिर ग्रीन में हमारे पास दो आती है, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स और फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। फिर जो आगे एक और कलर है इसमें आता है हमारे पास रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, अल्वियोलर सैक्स और अल्वियोले। ये इसका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर आपको याद इसलिए रखना है क्योंकि पाथवे आता है एग्जाम में कि ईयर का पाथवे कौन सा है अप टू द अल्वियोलाई। ये पाथवे है हमारे पास ईयर का। ठीक है, सबसे पहले जब ईयर एंटर होता है बॉडी में तो कहाँ पहुँचता है, पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स होते हैं इंसान के सामने, नोज। तो उसके बाद ये पहुँचता है नेज़ल चैम्बर में। फॉलोइंग ये पहुँचता है नेज़ल चैम्बर के बाद फेरिंग्स में पहुँचता है। फेरिंग्स जो कि कॉमन पासेज है फूड और ईयर के लिए। जब ये फेरिंग्स में पहुँचता है तो उसके बाद ये लैरिंग्स में पहुँचता है, यहाँ पे लैरिंग्स होता है। उसके बाद ये पहुँचता है ट्राइकिया में, जो आपको मैंने अभी बताया, ये ट्राइकिया में पहुँचता है। ठीक है, उसके बाद ये पहुंचता है राइट और लेफ्ट पल्मोनरी ब्रोंकस, या राइट और लेफ्ट ब्रोंका में डिवाइड हो जाए, जिसको हम प्राइमरी ब्रोंकस भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जब ये फिर से डिवाइड करता है तो सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोंका में कन्वर्ट हो जाता है। ये सेकेंडरी है या टर्शियरी ब्रोंका है। फॉलोइंग जो अभी आपको मैंने यहाँ पे ग्रीन में दिखाया, ये है इनिशियल ब्रोंक्यूल्स और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ये इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। उसके बाद ये जब फिर से डिवाइड होता है तो बन जाता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। उसके बाद अल्वियोलर डक्ट्स, अल्वियोलर सैक और फाइनली अल्वियोलर में पहुंच जाता है ईयर, जहाँ पे प्रॉपर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हो जाता है अल्टीमेटली। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो पूरा ये जो पार्ट है इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सारा पार्ट फ्रॉम, अगर हम देखेंगे नॉस्ट्रल से, ये नॉस्ट्रल से हम इसको लेते हैं और अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, यहाँ तक ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट। ये होता है हमारे पास कंडक्टिंग पार्ट। इसके बाद जो बचता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लेके अल्वियोलर तक, इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी पार्ट। रेस्पिरेटरी पार्ट। तो कंडक्टिंग पार्ट और रेस्पिरेटरी पार्ट में डिवाइड क्यों किया गया है, देखो, जो नॉस्ट्रल से लेके नेजल चैम्बर, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्राइकिया और फाइनली टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक कंडक्टिंग पाथ होता है। कंडक्टिंग पाथ क्यों बोलते हैं हम उसको, कंडक्टिंग पाथ जो होता है इसमें कोई भी डिफ्यूजन नहीं होता है। डिफ्यूजन जो है एब्सेंट होता है इसमें। तो फंक्शन क्या है इसमें, इसकी फंक्शन ये होती है कि एटमॉस्फेयर में डस्ट होती हैं, ये डस्ट को ट्रैप करता है और जो एटमॉस्फेरिक एयर होता है, जो ऑक्सीजन होता है, उसको एक बॉडी टेम्परेचर के करीब लाने की कोशिश करता है, दैट्स अराउंड 737 डिग्री, ताकि ऑप्टिमम डिफ्यूजन हो जाए। ऑप्टिमम डिफ्यूजन हो जाए। ठीक है, तो कंडक्टिंग पाथ का यही फंक्शन होता है कि यहाँ पे डिफ्यूजन एब्सेंट होती है, डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करता है, बैक्टीरिया को ट्रैप करता है और इसको बॉडी टेम्परेचर के अराउंड लाने की कोशिश करता है ताकि ऑप्टिमम डिफ्यूजन हो जाए। अब जो प्रॉपर डिफ्यूजन होता है, प्रॉपर डिफ्यूजन वो होता है इस वाले पार्ट में, प्रॉपर डिफ्यूजन। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि कंडक्टिंग पाथ कौन सा है, रेस्पिरेटरी पाथ कौन सा है, कंडक्टिंग पाथवे फंक्शन क्या है, रेस्पिरेटरी पाथ की फंक्शन क्या है। ये पाथवे आपको याद रखना है, कभी क्वेश्चन आया है एक बार 1994 में कि ये पूरा पाथवे दिया गया था और आपको करेक्ट पाथवे चूज़ करना था। ठीक है, अब जो ये ट्राइकिया है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे ट्राइकिया में क्या होती हैं, सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स। जो ये जो येलो कलर में बनाया है, सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स मैंने बनाई है, ये एक्सटेंड करती हैं फ्रॉम द ट्राइकिया और ये प्राइमरी ब्रोंकस में होती हैं और फाइनली टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, यानी आप मान लें कि ये कंडक्टिंग पाथ में होती है। तो कंडक्टिंग पाथवे में सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं। अब इनको हम सी शेप्ड क्यों बोलते हैं, चूंकि ये ट्राइकिया है और ट्राइकिया के पीछे होता है ईसोफेगस।
ये ऐसे होती है, इनकम्प्लीट होती हैं, पीछे जो ईसोफेक्स है उसके अराउंड नहीं होती हैं, ठीक है, सिर्फ आधे को कवर करती हैं और ये सी शेप्ड बनाती है, सामने से होती हैं, और ट्रैके के पीछे से रिंग्स नहीं होती हैं। तो ये सी शेप्ड रिंग्स ऐसे होती हैं, ऐसे होती हैं। तो ये कार्टिलेजिनस रिंग्स बनी किसकी होती हैं? कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं हमारे पास, और ये बनी होती है हाइलाइन कार्टिलेज की। किसकी? हाइलाइन कार्टिलेज। हाइलाइन कार्टिलेज से बनी होती है। कार्टिलेजिनस रिंग्स इनकम्प्लीट एक्सटेंडिंग फ्रॉम ट्रैकिया अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। अब इस कैविटी के कुछ फीचर जो मैंने आपको बताया, एक और फीचर है इसका, ये ईयर टाइट कैविटी होती है। ईयर टाइट कैविटी होती है मतलब इस लंग्स जो चेस्ट कैविटी में होते हैं, ये पूरा ईयर टाइट होता है। ईयर टाइट होता है, इसमें अगर ईयर जाएगा तो लंग्स कोलैप्स हो सकती है। इसलिए हम देखते हैं कभी कभार जब एक्सीडेंट होता है किसी को, लंग्स में कुछ जब लंग्स में कुछ लग जाता है तो कैविटी क्रिएट हो जाती है, अंदर ईयर जाता है और लंग्स कोलैप्स कर जाते हैं, ठीक है। तो नीचे से हमारे पास होता है लंग्स को डायाफ्राम, जो आपको ऑलरेडी पता ही होगा, और साइड से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे होता है कट एंड ऑफ द रिब्स, जो एनसीईआरटी के डायग्राम पे दिया गया है। यहाँ पे अभी आपने मैंने बोला कि लंग्स को कवर करते हैं बाहर से रिब्स, तो हम इसको मार्क करेंगे। यहाँ पे ये रिब्स हैं, येलो कलर से मैं बना रहा हूँ, ये कट एंड ऑफ द रिब्स हैं। आप एनसीईआरटी बुक सामने रखें और देखिए, ये कट एंड ऑफ द रिब्स, ठीक है। यहाँ से एक और चीज़ है जो हमारे पास लंग्स में होती है, इनमें कवरिंग होती हैं। ये जो मैं बना रहा हूँ ग्रीन कलर से, ये एक्सटेंड करता है यहाँ से, पूरे लंग सरफेस को कवर करता है, ठीक है, ऐसे ऐसे। ये डबल मेम्ब्रेन होती है ये कवरिंग, ठीक है। क्या होती है? ये डबल मेम्ब्रेन कवरिंग होती है। अब ये डबल मेम्ब्रेन कवरिंग, इसकी फंक्शन क्या है और ये इनके नाम क्या है, ठीक है। जो भी बॉडी के ऑर्गन होते हैं इनसाइड, उनको हम बोलते हैं विसरा। क्या बोलते हैं? विसरा, ठीक है। तो लंग भी इनसाइड ऑर्गन है, इसको हम बोलते हैं विसरा। अब जो लेयर लंग्स के साथ है, ये वाली लेयर, इसको हम नाम क्या देंगे? विसरल लेयर। विसरल लेयर का नाम देंगे हम उसको, ठीक है। इसके साथ वाली लेयर होती है विसरल लेयर। अब जो बाहर वाली लेयर होती है हमारे पास, इसको हम क्या बोलेंगे? बाहर वाली लेयर जो होती है, ये वाली जो बाहर से होती है, इसको हम बोलेंगे पैराइटल लेयर। पैराइटल लेयर, ठीक है। बाहर वाली पैराइटल लेयर, अंदर वाली विसरल लेयर। ये यहाँ पे विसरल लेयर है, ठीक है। अब हम इसको लिखेंगे थोड़े से लंग के फीचर्स के बारे में, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। और अंदर वाली विसरल होती है और बाहर वाली पैराइटल होती है। उन दोनों के बीच में होता है प्लूरल फ्लूइड। अब इस प्लूरल फ्लूइड की फंक्शन क्या होती है? प्लूरल फ्लूइड एक्ट करता है, ये एक प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट फ्रिक्शन। अगेंस्ट फ्रिक्शन, जब इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होती है, लंग्स एक्सपैंड करते हैं, वापस आते हैं, तो उस टाइम फ्रिक्शन होती है दो लेयर्स के दरमियान, उसको बचाने के लिए हमारे पास होता है यहाँ पे प्लूरल फ्लूइड। एयर टाइट कैविटी मैंने आपको बोला ऑलरेडी, ये एयर टाइट कैविटी है, एयर टाइट कैविटी होती है। प्लूरल फ्लूइड उसको बचाता है, डबल लेयर्ड होता है। इतना इस फीचर्स ऑफ लंग के बारे में काफ़ी है, मैंने आपको डायग्राम बता दिया, आप एनसीईआरटी से जाके देख लें, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें ये मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन होती कैसे हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन अलग अलग कैसे होते हैं। पूरा मैकेनिज्म हम आपको समझा देंगे, ठीक है, मैकेनिज्म कैसे होती है। अब हम पढ़ेंगे इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का मैकेनिज्म, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे इंस्पायरेशन में मसल्स कौन सी इन्वॉल्व होती है और एक्सपायरेशन में कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होती है, ठीक है। इंस्पायरेशन में हमें लगता है डायफ्राम, और लगता है हमारे पास एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। इनको इंटरकॉस्टल मसल्स क्यों बोलते हैं? इंटरकॉस्टल मसल्स का मतलब होता है ये रिब्स के बीच में होते हैं, ठीक है।
एक्सपायरेशन में हमें यूजुअली मसल्स नहीं लगती है, लेकिन एक्सरसाइज के दरमियान जब हम एक्सरसाइज करते हैं उस टाइम हमारी बॉडी की इंक्रीज डिमांड होती है ऑक्सीजन के लिए, उस टाइम एडिशनल मसल्स लगती हैं जिनको हम बोलते हैं डायफ्राम, ये सॉरी डायफ्राम नहीं, एब्डोमिनल मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स, और लगती है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। ठीक है, ये मसल्स डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स लगती हैं इंस्पायरेशन में और एक्सपायरेशन में लगती हैं एक्सरसाइज के दौरान, एब्डोमिनल मसल्स और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। अब हम देखेंगे एक डायग्राम से कि होती कैसे हैं इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। ठीक है, ये मैं बना देता हूँ यहाँ पे लंग। ठीक है, ये मैंने बनाया एक लंग का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब मान लें यहाँ पे एक वर्टेबल ये स्टर्नम है, ये आप मान लें स्टर्नम है और पीछे आप मान लें इसको वर्टेबल कॉलम है। ठीक है, जब हम एक ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ते हैं तो ये एक ह्यूमन है। ठीक है, इसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं वेंट्रल, ऊपर वाले पोर्शन को हम बोलते हैं वेंट्रल। सॉरी, जो इसका ऊपर वाला पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं ये एंटीरियर, एंटीरियर, और नीचे वाला पोस्टीरियर। और जो सामने वाला फेस होता है इसको हम बोलते हैं वेंट्रल, ये एनाटॉमिकल टर्म्स हो। और जो बैक साइड होता है वर्टिबल कॉलम के साइड से उसको हम बोलते हैं डॉर्सल। ठीक है, ये वर्टिबल कॉलम की तरफ है, इसको हम बोलते हैं डॉर्सल, और ये स्टर्नम आगे की तरफ है, इसको हम बोलते हैं वेंट्रल। ये हेड की तरफ है, ये हो गया एंटीरियर, और ये नीचे की तरफ है, ये हो गया पोस्टीरियर। ये कुछ एनाटॉमिकल टर्म्स है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। जब इंस्पायरेशन होती है तो क्या होता है, नीचे आपको पता है डायफ्राम में, ये डायफ्राम है नीचे ये वाला। ठीक है, तो डायफ्राम जब नीचे जाता है, ठीक है, डायफ्राम इंस्पायरेशन के दरमियान नीचे आएगा, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जो कंट्रैक्ट करती है और वो लिफ्ट करती हैं स्टर्नम को ऊपर, ये एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स करती हैं लिफ्ट स्टर्नम को ऊपर। ठीक है, डायफ्राम नीचे आता है, डायफ्राम डायफ्राम नीचे आ जाता है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल इसको ऊपर करती है। ओवरऑल जो लंग का वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज हो जाता है, लंग का वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक है, लंग का वॉल्यूम बढ़ गया तो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा प्रेशर जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होगा। अब आप खुद बोलिए कि लंग का वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर फॉल हो जाएगा। जब प्रेशर फॉल हो जाता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिलेटेड लंग्स का प्रेशर फॉल हो गया तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो ऑक्सीजन होता है वो खुद आ जाता है लंग्स के बीच में, कंट्रैक्शन हो गई, वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर फॉल हो गया तो ईयर आ जाता है अंदर, तो इस वजह से होती है इंस्पायरेशन। अब मैंने आपको बोला इंस्पायरेशन में एनर्जी लगती है, देखिए कैसे डायफ्राम ने कंट्रैक्ट किया, डूम शिफ्ट नीचे आया तो इसको कंट्रैक्ट करने के लिए लगी एटीपी। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल ने कंट्रैक्ट किया, लिफ्ट किया रिब्स को ऊपर की तरफ, तो इसमें भी लगती है एटीपी, इसलिए इंस्पायरेशन एक्टिव प्रोसेस होती है। अब हम पढ़ेंगे ये एक्सपायरेशन। ठीक है, सेम ही डायग्राम जो आप मैंने अभी बोली, ये लंग्स हैं। ठीक है, सामने स्टर्नम है, पीछे वर्टिबल कॉलम है, ये आ गया डॉर्सल, ये आ गया वेंट्रल, ये ऊपर आ गया एंटीरियर, नीचे आ गया पोस्टीरियर। ठीक है, जब डायाफ्राम कंट्रैक्ट कर चुका था अब वो डायाफ्राम वापस आता है, ये अभी यहाँ पे था कंट्रैक्ट करके। ठीक है, अब ये वापस आ गया, फिर से डोम शेप बन गया। ठीक है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स करती हैं, चेस्ट कैविटी वापस आ जाती हैं, लंग्स जो है इनका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर इंक्रीज हो गया कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लंग्स का प्रेशर जब इंक्रीज हो गया तो एक्सपायरेशन हो जाती है, एक्सपायरेशन हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म्स है इंस्पायरेशन के दौरान डायफ्राम की वजह से
एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस का वॉल्यूम बढ़ जाता है, ये आपको याद रखना है। एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर पार्ट है, तो इस एरिया में वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज। और जो डॉर्सल और वेंट्रल एक्सिस में, उसमें कौन वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, ये यहाँ पे स्टर्नम को लिफ्ट ऊपर किया जाता है, तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, ठीक है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स ये इंक्रीज करती हैं डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस का वॉल्यूम, इंक्रीज करती हैं डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस का वॉल्यूम। ये दो टर्म्स आपको नहीं याद रखनी है। डायफ्राम की वजह से एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स की वजह से डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। एक्सपायरेशन क्यों पैसिव है, देखिए यहाँ पे एक्सपायरेशन क्यों पैसिव है। ये डायफ्राम वापस आ रहा है, इसको अपनी जगह वापस आने के लिए एनर्जी नहीं चाहिए, ये सीधे वापस आ रहा है इलास्टिक रिकॉइल की वजह से, ठीक है। ये चेस्ट कैविटी अभी इसको शिफ्ट किया था मसल्स ने ऊपर, अब मसल्स कंट्रैक्ट नहीं कर रहा है, तो ये भी वापस आ रहे हैं। सो एक्सपायरेशन होती है, एक्सपायरेशन ये होती है इलास्टिक रिकॉइल की वजह से, इलास्टिक रिकॉइल ऑफ द चेस्ट, इलास्टिक रिकॉइल ऑफ चेस्ट, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद जो स्टेप्स होते हैं अभी मैंने आपको पढ़ाया, तो इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन में कौन से स्टेप्स होंगे, इंस्पायरेशन में कौन से स्टेप्स होंगे। इंस्पायरेशन में सबसे पहले स्टेप तो ये होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, ठीक है। तो इंस्पायरेशन में उसके बाद क्या हो जाता है, उसके बाद पल्मोनरी इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो लंग्स के अंदर होता है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर फॉल हो जाता है, ठीक है। तो जब नेगेटिव इंट्रापल्मोनरी प्रेशर हो गया तो इंस्पायरेशन होती है, इंस्पायरेशन ऑकर्स। सेम इसी का अपोजिट एक्सपायरेशन में होता है। एक्सपायरेशन में क्या होगा, रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, रिलैक्सेशन हो जाती किसकी, डायफ्राम की और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम की रिलैक्सेशन हो गई तो एक्सपायरेशन हो गई। तो कैसे होती है एक्सपायरेशन, क्योंकि अंदर से पॉजिटिव इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डेवलप होता है, प्रेशर, पॉजिटिव इंट्रापल्मोनरी प्रेशर